हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू वाई स्कूल। आज का हमारा जो एजेंडा है वो है कर्नाटका की जो काउंसलिंग है नीट की, उसको लेकर के। मेरा नाम है तेजप्रीत सिंह और जैसे कि मैं आपके साथ बाकी भी वीडियोस शेयर कर रहा था हर स्टेट की काउंसलिंग के, सो दिस वीडियो इज़ फोकस्ड ऑन कर्नाटका। मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ कि कर्नाटका की जो है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत सारी डिटेल्स थी, तो ये थोड़ा सा लंबा होगा और कुछ कुछ जगह पे आई विल ट्राई टू स्किप पॉइंट्स जो कॉमन पॉइंट्स हैं। एंड हर वीडियो की तरह हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि अगर कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू बी एज रिस्पॉन्सिव एज पॉसिबल, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट है kea.kar.nic.in, kea.kar.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाओगे तो आप जो है वो कर्नाटका का जो काउंसलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप लोग पहुँच जाओगे। जो उनका पेज है ये मैं आपको जाके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। इसमें आप लोग जो है वो यहाँ से क्लिक करके लैंग्वेज इंग्लिश कर सकते हैं। जो कर्नाटका के स्टूडेंट है जिनको कन्नड़ आती है वो कन्नड़ में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे 9/11, 8/11, 7/11 पे यूजी नीट की सारी डिटेल्स दे रखी हैं। क्लियर। तो हम लोग ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन से। तो जैसे कि आप देख सकते हो नोटिफिकेशन जो है वो 7 नवंबर को आई थी, 7 नवंबर की नोटिफिकेशन थी। और जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन 7 को ही रात को 8 बजे स्टार्ट हुई थी एंड 10 नवंबर को सुबह 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने वाली है। तो इम्पॉर्टेंट है कि 10 नवंबर को सुबह 11 बजे ख़त्म हो जाएगी और जो आपकी फ़ीस है वो आप शाम को 5:30 बजे तक पे कर सकते हो। 10th ऑफ नवंबर। सो इम्पॉर्टेंट है, ये वाली डेट्स नोट कर लेना। नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट हम ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड आ जाता है बच्चों इंस्ट्रक्शंस का। कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक लिंक है वहाँ पे वेबसाइट पे। तो अब क्या है कि कुछ बच्चों ने कर्नाटका सीईटी ऑलरेडी दे रखा है, जो मेडिकल एमबीबीएस और बीडीएस को छोड़ के कुछ और कोर्सेज़ के लिए जैसे बीएससी करना चाहते थे कर्नाटका के कॉलेजेस में। उन बच्चों को जो है वो दोबारा से अपनी डिटेल्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जस्ट अपना नीट का रोल नंबर एंटर करना है एग्जिस्टिंग लॉगिन के साथ ही। उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस दोबारा से पे नहीं करनी है, सिर्फ नीट का रोल नंबर डालना है और उसके बाद वो जो अपना प्रिंट आउट लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, उस पर चेक करना है कि नीट का रोल नंबर प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये हो गया तो उनका काम डन हो गया। उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भी दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, उनके जो पुराने अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं वहीं चल जाएंगे। सेकंड आगे वो बच्चे जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है लेकिन नीट का पेपर क्वालिफाई किया था, उनको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है केईए के वेब पोर्टल पे, जिसकी जैसे कि मैं आपको बता रहा था लास्ट डेट है 10 नवंबर। रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल अपलोड करने हैं एज़ पर शेड्यूल नोटिफाइड, जैसे कि आपको बताया जाएगा। एक बार जब आपने रजिस्टर कर लिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने पे कर दी, उसके बाद जो है अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए किसी भी कारण से, तो फिर आपको जो है वो सीट नहीं मिलेगी। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ही पड़ेंगे अगर आपको एलिजिबल होना है फॉर मेडिकल, डेंटल एंड आयुष की एडमिशन्स। क्लियर है बच्चों। तो दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया होगा। कुछ कर्नाटका के स्टूडेंट्स जो सिर्फ एमबीबीएस या बीडीएस में इंटरेस्टेड थे, और बिकॉज कर्नाटका इज़ एन ओपन स्टेट। ओपन स्टेट का क्या मतलब है कि जो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो मैनेजमेंट सीट्स हैं उसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो जो कर्नाटका स्टेट के नहीं हैं या कर्नाटका हैदराबाद रीजन के नहीं हैं, उसके अलावा बाहर के कैंडिडेट्स हैं, वो भी अगर अप्लाई करना चाहे तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को दोबारा से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्लियर है। इसके बाद बच्चों हम लोग ई ब्रोशर पे चले जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे आ जाते हैं और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल में देखते हैं सारा। ये अबाउट 83 पेजेस का बच्चों डॉक्यूमेंट है। तो फर्स्ट पेज में आपने देखना है कि आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपकी मेजर क्वेरीज जो हैं उनको सॉल्व कर दें बच्चों। क्लियर। तो ये इंडेक्स है
इसमें इंग्लिश एंड कन्नड़ दोनों लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन दे रखी है बच्चों। पेज नंबर 5 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 5 में अगेन कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, ईमेल एड्रेस दे रखा है, किस आईडी पे हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है जो ऑलरेडी हम आपसे शेयर कर चुके हैं। जो सीट्स हैं और जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो यहाँ पे आता रहेगा। सभी बच्चों को एडवाइस कर रहे हैं ये लोग स्पेसिफिकली कि जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उसको एटलीस्ट 2 बार डेली, ट्वाइस एवरी डे जो है आप रेगुलरली उसको चेक करते रहो, बिकॉज अपडेट्स आते रहते हैं। और जैसे ऑल इंडिया का शेड्यूल चेंज होता है वैसे ही कई बार स्टेट की काउंसलिंग का शेड्यूल भी चेंज होता रहता है। जैसे आपने देखा है पंजाब की डेट्स चेंज हुई हैं, हिमाचल की डेट्स चेंज हुई हैं, इसी तरह से बहुत सारी स्टेट्स की जो है वो डेट्स थोड़ी बहुत प्लस माइनस होती रहेंगी। क्लियर है बच्चों? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो आगे ये बताया गया कि सिर्फ वही बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा विच इंक्लूड्स अपलोडिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, वही बच्चे एलिजिबल हैं, राइट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग, फिर सीट अलॉटमेंट और फिर इशू ऑफ एडमिशन ऑर्डर। ये है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इस ऑर्डर में चलेगा। दोबारा से कर लेते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना है बच्चों को, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, थर्ड ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, फिर फोर्थ सीट अलॉट हो जाएगी, और फिफ्थ आपने ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी और एडमिशन ऑर्डर इशू हो जाएगा, राइट। इसको सबको हम लोग डिटेल में इसी ब्रोशर के थ्रू आगे कवर करेंगे। इंश्योर करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो। हमें पता है कि हमें सारी की सारी डिटेल्स जैसे कि नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट एड्रेस, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सभी की सभी डिटेल्स हमें एक्यूरेट देनी है और वही होनी चाहिए जो हमने नीट में भी ऑलरेडी दे रखी हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चों पेज नंबर 7 पे कि कॉशन नोटिस उन्होंने दिया है स्पेसिफिकली बिकॉज कर्नाटका एंड यूपी ऐसी स्टेट्स हैं जिसको लेके आपको बहुत सारे फ़ोन आ रहे होंगे। काफ़ी एजेंट्स हैं, काफ़ी लोग हैं जो कंसल्टेंट्स हैं जो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करके आपको एश्योरेंस दे रहे होंगे कि हम आपको सीट दे देंगे। तो प्रोस्पेक्टस में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू बी अलाउड बाय वेरियस क्लेम्स ऑफ एनी पार्टी और पर्सन और इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिंग सीट एज पर रेगुलेशंस। तो आपने किसी भी ऐसे लोगों के पास अपने पैसे ब्लॉक नहीं करने हैं, राइट। बहुत ही क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद है बच्चों एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसके अंदर उन्होंने बताया गया है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ऐसा होता है जो इंग्लिश या कन्नड़ा लैंग्वेज में नहीं है, कन्नड़ लैंग्वेज में या इंग्लिश में नहीं है, तो उसको आपको ट्रांसलेट करवाना है और कंसर्न्ड अथॉरिटी से साइन करवा के सील लगवा के लाना है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, राइट। डॉक्यूमेंट्स हमने पीडीएफ फॉर्मेट में ही करने हैं अपलोड और क्लियर पीडीएफ्स होने चाहिए, बहुत क्लियर स्कैन होना चाहिए ताकि वो पढ़ा जा सके। अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो लाइबल है आपके फॉर्म को रिजेक्ट करने के लिए। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे अगेन वेबसाइट के बारे में बताया गया है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस बताई गई है। जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनकी 1000 है, जो SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनकी 500 रुपीज़ है और जो NRI OCIs हैं उनकी 2000 रुपीज़ है। आप लोग क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से और बैंक चलान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एक बार आपने बेसिक डिटेल्स डाल दी तो वो चेंज नहीं की जाएंगी, उसको चेंज करने की ऑप्शन नहीं दी जाएगी। और अगर कोई बच्चा सीट सरेंडर करना चाहता है 1.5 अगर हम देखें तो उनको KEA को राइटिंग में ही बताना पड़ेगा। अगर हम आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप कॉलेज नहीं विजिट करते हो तो उसको सरेंडर नहीं माना जाएगा। आपको KEA जो काउंसलिंग की अथॉरिटी है उसको रिटर्न में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम लोग ये सीट नहीं लेना चाहते हैं और उसी के बेसिस पे क्या रिफ़ंड होगा और कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ जाएगा ये चीज़ डिसाइड की जाएगी। कुछ बच्चे अपनी मर्जी से सीट ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं कि मान लो एक बच्चे को सीट अलॉट हुई और वो बोल दे जी मेरी जगह पे इसको दे दो और इसके कॉलेज में मैं चले जाऊंगा, तो आपस में म्यूचुअली जो है आप लोग सीट नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाए बच्चों पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 क्या बताता है? कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो एलिजिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको मेडिकल या डेंटल सीट किसी पिछले साल में मिल गई थी और उसने लास्ट टाइम सरेंडर नहीं की थी सीट जो भी लास्ट डेट की, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर किसी बच्चे को इस काउंसलिंग में सीट अलॉट होती है और वो जो लास्ट डेट है
एग्ज़िट की फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग से पहले अगर तब तक नहीं छोड़ता है तो भी उसको नहीं काउंट किया जाएगा, उसको एलिजिबल नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाला। जो रिजर्वेशन है सीट्स की, जैसे रूरल है, कन्नड़ है, या स्पेशल कैटेगरीज जैसे स्पोर्ट्स हो गया, एनसीसी हो गया, वो सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है और ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है फॉर गवर्नमेंट सीट्स। क्लियर है बच्चों? सो जो इस तरह की रिजर्वेशन है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, दैट इज रिजर्व्ड ओनली फॉर लोकल स्टूडेंट्स, नॉट फॉर आउटसाइडर्स। आगे चलते हैं पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शेड्यूल है या कैलेंडर ऑफ इवेंट्स है। तो फर्स्ट काउंसलिंग तक की सारी डिटेल्स बता रखी हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं कि 10 नवंबर सुबह 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन हो सकती है लास्ट। जो फाइनल लिस्ट है वो 13 नवंबर को 6 o'clock के बाद आएगी। सीट मैट्रिक्स और फीस स्ट्रक्चर अभी नहीं अपडेट किया गया है, वो 10th को आफ्टर 2 o'clock। सो 10th को सुबह तक रजिस्ट्रेशन है 11 बजे तक, 10th को शाम को 5 बजे तक आप लोग रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर सकते हैं, और 10th को ही दोपहर को 2 बजे के बाद फ़ीस स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स आएगा। जो फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट है उसका जो रिज़ल्ट है वो 17 नवंबर को शाम को 6 बजे के बाद आने वाला है। और जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं, आपने जाकर के जो फिज़िकली ज्वाइन करना है इन पर्सन, वो 18 से 20 नवंबर के बीच में आप लोग कर सकते हो। क्लियर है? और सेकेंड राउंड के बारे में जो डिटेल्स हैं मॉपअप राउंड के बारे में, वो अभी बाद में बताई जाएंगी। अभी सिर्फ फर्स्ट राउंड की डिटेल्स आई हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं। ये एब्रीवेशंस हैं, और जो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर है उसके बारे में अलग से बताया गया है, उसको हम अलग से एक स्पेशल वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ जो मेन काउंसलिंग है उस पर फोकस कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं बच्चों। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपने पास हमेशा रिटेन करने हैं। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उसके एटलीस्ट 2 प्रिंटआउट्स, जो आपने फ़ीस पे की है उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, वही जो आपने ऑलरेडी अपलोड की हैं जब आप अप्लाई कर रहे थे। इसके अलावा जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है वो एक्यूरेट होना चाहिए और वो फंक्शनल होना चाहिए। अगर वो फंक्शनल नहीं है तो यूनिवर्सिटी जो है या जो काउंसलिंग बॉडी है वो आपसे कंसल्ट, आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगी किसी भी केस में। आपका जो नीट का एडमिट कार्ड है वो आपके पास जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती तब तक आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए। और जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपको रेगुलरली वेबसाइट विजिट करते रहना है। ठीक है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत कि आप जब अगर आप MBBS कर्नाटका से करते हैं तो आपको कंपलसरीली वहाँ पे 1 ईयर ऑफ रूरल सर्विस करनी ही पड़ेगी। 1 साल की रूरल सर्विस जो है वो आपके लिए कंपलसरी है। उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है वो मेंशन्ड है। जब तक आप वो सर्विस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप अपनी परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आप लोगों को एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा। और इसके लिए एक एफिडेविट आपको सबमिट करना पड़ेगा प्रिंसिपल को 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे। इसका जो है वो आगे फॉर्मेट भी मेंशन्ड है। राइट? ये हर बच्चे के लिए कंपलसरी है जिसको सीट मिल जाती है। आगे चलते हैं। एक बार फिर से बताया गया है कि जो ब्रोकर्स हैं, जो मिडल मैन हैं, उनको जो है उनसे आप लोगों ने बच के रहना है। उनके बातों में आपने नहीं आना है। किसी को कोई फ़ीस नहीं देनी है, किसी को कोई कंसल्टेंसी चार्जेस आपने अलग से पे नहीं करने हैं अनलेस एंड अनटिल आप किसी से वैसे सर्विस ले रहे हो। अगर कोई आपको गारंटी करता है कि हम आपको सीट दिलवा देंगे और हम उतना कुछ कमीशन चार्ज करेंगे तो आपने उनकी बातों में नहीं आना है। ये बार बार कर्नाटका के प्रोस्पेक्टस में इसलिए मैंशनड है बिकॉज कर्नाटका को लेकर के कुछ लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आ गया पेज नंबर 16 चैप्टर 2। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सीट्स। तो जो सीट्स हैं वो 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। गवर्नमेंट सीट्स हैं, प्राइवेट सीट्स हैं, NRI सीट्स हैं और अदर सीट्स हैं। राइट? तो जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 100% सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं नॉन माइनॉरिटी वाले उनमें 40% सीट्स हैं जो गवर्नमेंट कैटेगरी में आती हैं, और डेंटल के केस में 35% आती हैं। जो माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस हैं उनमें 25% सीट्स हैं जो गवर्नमेंट कोटा में आती हैं।
इन सीट्स के लिए, सभी गवर्नमेंट सीट्स के लिए सिर्फ कर्नाटका के जो डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स हैं वही एलिजिबल हैं, बाकी स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, राइट। इनको जी से मार्क किया जाता है। सेकंड आगे बच्चों प्राइवेट सीट्स। प्राइवेट सीट्स हैं जो नॉन माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस हैं, उनमें 40% सीट्स हैं। एमबीबीएस वाले कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस के लिए और डेंटल कॉलेजेस में 45% सीट्स हैं, राइट। अब ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। 50% सीट्स हैं जो सिर्फ कर्नाटका के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं, जिनको जीएमपी के नाम से बताया जाता है, और बाकी की जो 50% सीट्स हैं वो हैं ओपन सीट्स। सो जो टोटल सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस की 100%, उसमें से 40% सबसे पहले आ गया और 40% का फिर 50-50, राइट। सो एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो 40 सीट्स जो हैं वो प्राइवेट सीट्स काउंट की जाएंगी। 40 सीट्स पहले ही गवर्नमेंट काउंट हो चुकी हैं उन कॉलेजेस में, राइट। मैं एमबीबीएस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। जो 40 होंगी उसमें से भी आधी आधी 50% जो हैं वो सिर्फ कर्नाटका के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं, और 50% जो हैं वो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बच्चे जो मिनॉरिटी वाले कॉलेजेस हैं, उनमें जो 66% सीट्स हैं, 66% सीट्स ऑफ 55% सीट्स हैं जो प्राइवेट कोटा में मार्क की गई, उसकी जो 2/3 सीट्स हैं 66% वो रिस्पेक्टिव रिलीजन से करवाई जाएंगी, और जो रिमेनिंग 34% बच गई, जो रिमेनिंग 34% वो फिर से 50-50 हो जाएंगी, 50% कर्नाटका के बच्चों के लिए और 50% ऑल इंडिया के लिए। तो क्या मतलब हुआ, मान लो 100 सीट्स थी प्राइवेट कोटा की, तो उसमें 66 जो सीट्स हैं वो मिनॉरिटी वाले बच्चों को चली जाएंगी, और 34 जो सीट्स हैं वो बाकी नॉन मिनॉरिटी वालों को जाएंगी। इसमें से 17 जो सीट्स होंगी ये कर्नाटका के बच्चों के लिए हैं, और 17 जो सीट्स हैं बच गई वो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए आ जाएंगी। तो इस तरह का एक सिस्टम बनेगा अगर 100 जो सीट्स हैं वो प्राइवेट कोटा की हैं, और ये 100 भी जो है वो 55% ही है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा होगा, बट एक बार सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स हमारे लिए हैं। थर्ड है एन से जो डिनोट किया जा रहा है वो एनआरआई सीट्स हैं, और वो 15% ऑफ टोटल सीट्स हैं। और फिर क्यू आ गया फोर्थ कैटेगरी, जो 5% सीट्स हैं जो माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस हैं उनमें, वो अदर सीट्स के नाम से आती हैं जो ओपन सीट्स हैं। अगेन आगे चलते हैं बच्चों, आगे है जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीट में भी ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो कि आपकी +2 हो जानी चाहिए, आपकी 17 ईयर्स एज होनी चाहिए, वो जैसे नीट की एलिजिबिलिटी थी वही क्राइटेरिया है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, कि नीट क्वालिफाइड होना चाहिए और +2 पास होने चाहिए, मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, राइट। इसके बाद आ जाता है सीट वाइज, जैसे हमने 4 कैटेगरीज की सीट की बात की, हर कैटेगरी के लिए क्या क्या है। तो जैसे कि गवर्नमेंट सीट्स की हमने बात की थी जो जी से डिनोट होती हैं, हमने आपसे बात की थी, मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो सीट्स हैं ये डोमिसाइल वाली सीट्स हैं। तो जैसे कि आपको हर स्टेट का डोमिसाइल की एलिजिबिलिटी होती है, इसी तरह से कर्नाटका में भी अलग अलग वेज से बच्चे का डोमिसाइल बन जाता है। तो ये अलग अलग क्लॉजेज में अलग अलग एलिजिबिलिटी बता रखी है डोमिसाइल के लिए। जैसे फर्स्ट अगर हम पढ़ें तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने की पढ़ाई की है और पास किया है क्या, फर्स्ट से लेकर के 12th तक का कर्नाटका से, और उसके साथ साथ 10th और 12th का जो पेपर है वो कर्नाटका से दिया होगा, तो वो बच्चा एलिजिबल हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियाज। इसके आगे उन्होंने बताया गया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए अगर आप इस एलिजिबिलिटी में आ जाते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दे रखी है। ऐसी सेकेंड क्लॉज है कि अगर 11th एंड 12th आपने स्टेट से किया है तब भी आप एलिजिबल हो, अगर फर्स्ट से 12th तक किया है तब भी एलिजिबल हो, 11th 12th की है तब भी एलिजिबल हो। थर्ड क्लॉज है, अगर मदर फादर में से किसी की भी मदर टंग कन्नड़ है, तुलु है या कुडावा है, सो जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है प्लस उनका डोमिसाइल है। सो इस तरह से बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आपने देख लेना है कि आपका किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आप लोग फिट बैठते हो। देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ क्राइटेरियाज। अगर हम बात करें तो क्लॉज ए से लेकर के जो है वो क्लॉज ओ तक जाता है, राइट। सो देर आर मल्टीपल वेज जिसमें आप एलिजिबिलिटी बना सकते हो। कोई भी एक अगर आपका बन जाता है तो आप लोग एलिजिबल हो। हर एलिजिबिलिटी के साथ क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बता रखा है,
और जो उसका प्रूफ चाहिए वो आगे अपेंडिक्स में लास्ट में इसी प्रॉस्पेक्टस में दे रखे हैं। क्लियर है? तो आपकी जिसमें एलिजिबिलिटी बनती है आप उसको चेक कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी कैटेगरी वाइज बता रखे हैं। सो जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, बिकॉज हम अभी गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहे थे, उसी में डोमिसाइल की बात हो रही थी, तो ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी लिस्ट बता रखी है पेज नंबर 29 पे। और इसके बाद अगर एप्लीकेबल है तो इनमें से जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, जो भी आपका रिजर्वेशन बनती है या सब कैटेगरी बनती है, उसका डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना है। कौन सा लेके जाना है वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे पेज नंबर 29 पे दे रखी हैं। हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट कोटा की सीट्स की, जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सीट्स थी, राइट। सो सब कुछ बहुत डिटेल में दे रखा है। गवर्नमेंट कैटेगरी की सीट्स का पेज 30 तक ख़त्म हो जाता है। पेज नंबर 31 पे हम लोग क्या बात करेंगे, प्राइवेट सीट्स की एलिजिबिलिटी के लिए। तो प्राइवेट जो सीट्स हैं उसके लिए इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, नीट का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप मिनॉरिटी में जा रहे हैं तो क्रिश्चियन मिनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, मुस्लिम मिनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, और कर्नाटका का डोमिसाइल इसमें होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पे बता रखा है कि जो मिनॉरिटी वाले कॉलेजेस हैं उसमें अगर कर्नाटका से मुस्लिम है बच्चा या कर्नाटका से क्रिश्चियन है, तो जो उनके रिस्पेक्टिव मिनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनमें पहले स्टेट वाले बच्चों को सीट दी जाएगी। अगर उसके बाद सीट्स बाकी बच जाती हैं तो फिर ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स को भी दी जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर लैंग्वेज वाली आपकी मिनॉरिटी है, तमिल, तेलुगु, कुडावा, तुलु वाली, तो उसके लिए भी आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स की पढ़ाई कर्नाटका से की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पेज नंबर 31 पे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए अगर आप यहाँ पे सीट्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ले रहे हो, राइट। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं और ये वाले हैं अगर एप्लीकेबल हैं तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं। क्लियर है? ये आ गया प्राइवेट सीट्स की, हमने बात की है प्राइवेट सीट्स की एलिजिबिलिटी की, और उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्लियर है? जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं नॉन मिनॉरिटी वाले, उनको भी यही वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कंपलसरी हैं। उनके लिए ये वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होंगे, जैसे मिनॉरिटी वाला नहीं चाहिए, कर्नाटका वाला नहीं चाहिए। क्लियर है बच्चों? थर्ड आ गया एनआरआई कैटेगरी सीट्स। तो जो भी एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, जिनके पेरेंट्स एनआरआईज हैं या स्टूडेंट्स खुद से एनआरआईज हैं, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये पेज नंबर 32 पे मेंशन्ड है बच्चों। 33 पे बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं अगर आप एनआरआई सीट में क्लेम कर रहे हो। अगेन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करने। यू नीड टू कैरी योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही स्कैन करके अपलोड करने हैं, फोटो कॉपीज़ नहीं करनी है बच्चों गलती से भी। नेक्स्ट आ गया जो अदर जो हैं, जो अदर सीट्स हैं जो क्यू से मार्क होती हैं, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। और ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एनआरआई नहीं है, ओसीआई नहीं है, फॉरेन नेशनल नहीं है, उन सब के लिए ओपन होती हैं ये वाली सीट्स। सो दीज आर ओपन सीट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं, जो आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं बच्चों प्रॉस्पेक्टस में ई ब्रोशर को पढ़ के, राइट। जो मेरिट है वो कैसे बनेगा, जो भी आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, जैसे SC ST OBC की जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ कर्नाटका के कैंडिडेट्स जो एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट सीट्स में दे रहे हैं वहाँ पे एप्लीकेबल है। और ये जो अलग कैटेगरीज हैं C D E G I M N, इनमें जो है वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। इनकी सारी डिटेल्स जो हैं वो पीछे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड पेज 36 पे है जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी हैं, जो PWD का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं और कहाँ से उनको डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ पेजेस इसके ऊपर हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है, जो हर बच्चा जिसके लिए ये वीडियो मेजरली देख रहा होगा, वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या है बच्चों, देयर आर 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको ऑनलाइन जाना है kea.kar.nic.in, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमने जो बात की थी वहाँ पे जाना है। वहाँ पे UGET ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है। वहाँ पे आपको जो डिटेल्स पूछी जाएंगी आपने वो डालने हैं। अपनी रीसेंट फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है।
उसके बाद जो पेमेंट है वो करनी है, हमने बताया था 500, 1000, 2000, 2000 फॉर NRIs, 500 फॉर SC/ST कैंडिडेट्स एंड फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स इट इज़ 1000 रुपीज़, राइट। और उसके बाद आपने प्रिंट आउट लेना है A4 साइज़ पे और उसी को अपलोड करना है दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्लियर है? तो ये सब स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रिंट आउट लेके उसको स्कैन करके अपलोड करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, राइट। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए हैं उनको कंपलसरीली अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तो उसके बाद एक शेड्यूल आएगा, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही वेरीफाई होने हैं, आपको फिजिकली इन पर्सन नहीं जाना पड़ेगा पहले, राइट। जिन बच्चों के ऑलरेडी वेरीफाई हो चुके हैं उनको भी, जैसे जिन्होंने CET में अप्लाई किया था, हमने स्टार्टिंग में बात की थी, उन बच्चों को भी कंपलसरीली रजिस्टर करना पड़ेगा नीट के लिए। ये पेज नंबर 40 पे हम लोग आ चुके हैं। उनको अलग से नीट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल की किसी रिजर्वेशन में वो लोग आ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया था। अगर ऐसा केस है तो उनको जो है वो अपलोड करना पड़ेगा लॉगिन करके, राइट। अदरवाइज़ वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वेरिफिकेशन स्लिप जो है उसको अपने लॉगिन से निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट लेके अपने पास रख सकते हैं। वेरिफिकेशन स्लिप का, वेरिफिकेशन स्लिप जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ही निकल पाएगी, उससे पहले नहीं निकल पाएगी, राइट। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई रिजर्वेशन लेनी है जो CET में नहीं थी लेकिन MBBS के लिए है, तो उनको अपना रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ गई इंस्ट्रक्शंस जो नॉन कर्नाटका के कैंडिडेट्स हैं, जो कर्नाटका के नहीं हैं। ऑब्वियसली उन बच्चों ने CET का पेपर नहीं दे रखा होगा मोस्टली, और उनको कोई रिजर्वेशन भी नहीं मिलने वाली है, उनकी कोई भी किसी भी तरह की रिजर्वेशन नहीं होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये यहाँ पे दे रखे हैं। जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी के 147 से ऊपर और बाकी कैटेगरीज में 113 से ऊपर मार्क्स हैं नीट में, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पेज 41 पे आ जाते हैं। रजिस्टर करने के बाद जो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का है, जो ऑनलाइन ही होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था ऑनलाइन ही होने वाला है। उसका शेड्यूल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। कैसे करना होगा अपलोड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपने करने हैं PDF फॉर्मेट में ही करने हैं। KEA पोर्टल पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उनको व्यू करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन आएगी, डिक्लेरेशन में आपके मोबाइल पे या ईमेल पे OTP आएगा, उसको फिल करना है और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपने प्रिंट कर लेनी है, राइट। नीचे आ जाते हैं बच्चों। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन UG NEET विल हैव टू गेट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बाय अपलोडिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी एलिजिबल फॉर ऑप्शन एंट्री फॉर चॉइस। ऑप्शन एंट्री का मतलब है जो हम चॉइस फिलिंग बोलते हैं, उसी को यहाँ पे ऑप्शन एंट्री बोला जाता है, राइट। तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, विल बी डन थ्रू ऑनलाइन मोड एज पर शेड्यूल नोटिफाइड। तो शेड्यूल बता दिया जाएगा, उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही स्कैन करके आपने अपलोड करना है, राइट। फिजिकली विजिट नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही होगा, ये ध्यान रखो बच्चों। अगर आप कोई अपलोड करना अपना डॉक्यूमेंट भूल गए या सर्टिफिकेट, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप जो है वो एलिजिबल नहीं होगी चॉइस फिलिंग के लिए। आपका चॉइस फिलिंग वाला जो मोड है वो वर्क नहीं करेगा, राइट। जिन बच्चों ने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद एक एक्नॉलेजमेंट कम वेरिफिकेशन स्लिप आएगा, जो कि KEA पे जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसी पे अपलोड किया जाएगा। बच्चों को उसको डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट कुछ कॉपीज़ अपने पास रखनी है। दिस इज़ अ प्रूफ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गया। एंड एज वी हैव बीन सेइंग अर्लियर ऑल्सो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिन बच्चों के पास ये वेरिफिकेशन स्लिप होगा वही बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग या ऑप्शंस जो हैं वो फिल कर सकेंगे। ये बताया गया वेरिफिकेशन स्लिप विल बी इशूड टू ऑल कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा। इसमें बच्चों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसकी डिटेल्स होंगी, राइट।
और सारी की सारी डिटेल्स जब आपकी स्लिप बन जाती है उसमें आपने वेरीफाई करनी है, आपने चेक करना है कि सारी डिटेल्स ठीक है कि नहीं। अगर नहीं होती तो आपको इमीडिएटली KEA को इन्फॉर्म करना है। मान लो आपने 10 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे लेकिन यहाँ पे 8 ही दिखा रहा है, 2 नहीं दिखा रहा है, तो आपको KEA को इमीडिएटली कांटेक्ट करना है। कहाँ कांटेक्ट करना है वो हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी, ईमेल एड्रेस भी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पे बताया गया सीक्रेट की। एक हाई सिक्योरिटी की भी होगी जो कि सीक्रेट की होगी, जो आपके वेरिफिकेशन स्लिप पे मेंशन्ड होगी, सीक्रेट की, राइट। ये आपके पासवर्ड से डिफरेंट होगी, ये हाई सिक्योरिटी सीक्रेट की होगी जो आपकी वेरिफिकेशन स्लिप बनेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उस पर यह मेंशन्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने संभाल के रखना है। और यही आपका आगे जब ऑप्शन ऑनलाइन ऑप्शन एंट्री यानी कि चॉइस फिलिंग का पोर्टल खुलेगा उसमें आपको इस सीक्रेट की को यूज़ करना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए, और उसके बाद आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी हालत में जो है वो अपनी जो सिक्योरिटी की है वो किसी और से शेयर मत करें, बिकॉज़ ये आपका प्रूफ है, ये आपका बेसिकली जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, चॉइस फिलिंग है, उसका एक बेसिकली डायरेक्ट एंट्री है, उसका ऑथेंटिकेशन है। अगर किसी और के हाथ लग गया और मिसयूज़ हो गया तो आपका ही नुकसान हो सकता है। क्लियर है। सो सीक्रेट की एक ऐसी चीज़ है जो हमने अभी तक किसी काउंसलिंग में नहीं देखी है। दिस इज समथिंग न्यू एंड स्पेशल ओनली फॉर कर्नाटका। आगे चलते हैं बच्चों पेज नंबर 44 पे। अब क्या हो चुका है, अब आप लोग रजिस्टर कर चुके हो, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, वेरिफिकेशन स्लिप निकल गई। उससे नेक्स्ट स्टेप है ऑप्शन एंट्री बाय कैंडिडेट्स। ऑप्शन एंट्री बाय कैंडिडेट्स, सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है, कैटेगरी वाइज सीट्स बता दी गई हैं कौन सी सीट्स हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आप अपनी चॉइसेस फिल करोगे। इसमें मेडिकल और डेंटल दोनों की इकट्ठे फिल हो सकती हैं। सबसे पहले आपने वो चॉइस फिल करनी है जहाँ पे आप सबसे पहले जाना चाहते हो, प्रायोरिटी नंबर 1 पे, राइट। मेडिकल और डेंटल का मिक्स कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी फर्स्ट चॉइस मेडिकल हो, सेकंड भी मेडिकल हो, थर्ड डेंटल हो, फोर्थ फिर से मेडिकल हो। इसमें कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग सकता है। पहली 5 मेडिकल, अगली 2 डेंटल हो सकती हैं, पहली 5 डेंटल हो सकती हैं। सो अगेन यू हैव द फ्रीडम, आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो और कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी ऑप्शंस आप लोग फिल कर सकते हो। लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रायोरिटी में आपने डालना है जिस प्रायोरिटी में आप सीट लेना चाहते हो, राइट। अगर आपने सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि आगे बताया गया है, ठीक है। आपने अगर 100 चॉइसेस फिल की हैं तो आपकी 100th चॉइस तक देखा जाएगा, उससे पहले नेक्स्ट कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं की जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, अगर किसी बच्चे का मार्क्स कम है तो उसको जो लग रहा है कि यार ये मिल सकता है उसको पहले भर दें, और जो उसका ड्रीम कॉलेज है जिसकी कट ऑफ हाई जाती है उसको नीचे भरें, बिकॉज उसको नीचे भरने का वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला। सो हम बार बार हर काउंसलिंग में बात करते हैं कि जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक लास्ट डेट नहीं आती तब तक आप जितनी बार मर्जी ऑप्शंस ऐड करो, डिलीट करो या उसका सीक्वेंस चेंज करो। मे चेंज द ऑप्शंस एज मैनी एज टाइम्स एज ही और शी डिसायर्स बिफोर द लास्ट डेट एंड टाइम नोटिफाइड फॉर एंट्री ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारी काउंसलिंग्स में क्या हो रहा है कि आपको हर राउंड के बाद दोबारा से फ्रेश चॉइसेस मांगी जाती हैं। जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग में फ़्रेश मांगी जाती हैं, यूपी में फ़्रेश मांगी जाती हैं, हिमाचल में फ़्रेश मांगी जाती हैं, पंजाब में फ़्रेश मांगी जाती हैं। बट कर्नाटका में जो आपने फर्स्ट राउंड से पहले जो सीक्वेंस ऑर्डर फिल कर दिया एंड जो चॉइसेस फिल कर दी, आप उसके बाद उसमें चॉइसेस ऐड नहीं कर सकते, आप उसमें चॉइसेस ऐड नहीं कर सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट राउंड वाली जो हैं वो ही लास्ट होंगी। कैसे आप लोग देख सकोगे, ये वो लिंक है यूजी नीट ऑप्शन एंट्री करके लिंक आएगा, उसमें सीक्रेट की यूज़ करके करना पड़ेगा। वन टाइम ऑप्शन एंट्री इसीलिए बोला गया है क्योंकि आपने जो कर दी फर्स्ट राउंड के लिए वो अगले राउंड्स में, सब्सिक्वेंट राउंड्स में वो सेम रहेंगी, आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप अगर मान लो सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में मान लो आपने 50 चॉइसेस फिल की थी, आपको 30th चॉइस मिल गई मान लो, तो 31 से लेके 50 तो वैसे ही डिलीट होगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। 1 से 29 का आप सीक्वेंस ऑर्डर चेंज कर सकते हो।
आप उसमें से कुछ डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन नई ऐड नहीं कर सकते। नई कब ऐड कर सकते हो? तभी आप ऐड कर सकते हो अगर यूनिवर्सिटी कोई नया कॉलेज ऐड कर देती है। मान लो कोई नई ब्रांच आ जाती है, कोई नया कॉलेज आ जाता है, कोई नई सीट जनरेट हो जाती है, तो सिर्फ उसी को आप ऐड कर पाओगे, उसके अलावा आप किसी और को ऐड नहीं कर पाओगे, राइट। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, पेज नंबर 45 पे, राइट। और जैसे कि हमने बताया कि आपको फर्दर राउंड्स में, मान लो आपने आगे किसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट राउंड में नहीं भी आपने सीट लेनी, फिर भी आपको अपनी चॉइसेस अभी डालनी पड़ेंगी, बिकॉज बाद में आपको चॉइस फिलिंग की ऑप्शन नहीं देने वाली, राइट। सो अगर आप लोग नहीं डालते हो ऑप्शन एंट्री विंडो में, तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ सीट अलॉटमेंट। क्लियर है? इन बिटवीन जो है वो मॉक अलॉटमेंट भी होगी। मॉक अलॉटमेंट का मतलब क्या होगा कि तब तक जितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उसके बेसिस पे आपको क्या सीट मिल रही है, वो एक सॉफ्टवेयर रन करके आपको बता देगा। ज़रूरी नहीं है कि एंड में वही मिले, इसके बाद आपके पास चॉइस होगी, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि दिस इज़ एन ऑप्शन विच आई कैन गेट, विच आई माइट गेट। आप उस हिसाब से अपनी चॉइसेस रीअरेंज कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो है वो कट ऑफ्स भी बता दी जाएंगी कि हर ब्रांच की क्या क्या कट ऑफ गई है, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आपके रैंक के आसपास क्या आपको मिल सकता है, राइट। ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए, और मॉक अलॉटमेंट के बाद आपने कॉलेज में विजिट नहीं करना, फाइनल अलॉटमेंट के बाद ही आपको जाना पड़ेगा। हम हैं अभी पेज नंबर 46 पे, जा रहे हैं 47 पे। 47 पे एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ही पॉइंट 47 पे इंपॉर्टेंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों की, जब आप ऑप्शंस एंटर कर देते हो उसके बाद आपको लास्ट में कंफर्म करना है, सबमिट करना है, सेव करनी है। जब आपने ये कर दिया उसके बाद जो है वो आप लोग जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। जब तक आपने उसको सबमिट नहीं किया, आपने सेव कर रखी है अभी एंट्रीज, आपने कंफर्म किया, तब तक आप एडिट कर सकते हो, जब तक लास्ट डेट नहीं आती है, राइट। पेज नंबर 48 पे आ जाते हैं। वो आ जाता है अगेन एडिशनल इंस्ट्रक्शंस फॉर एंटरिंग मेडिकल डेंटल ऑप्शंस। तो आप लोगों ने जो है वो ध्यान रखना है कि हर कॉलेज के 4 सीट्स हैं, कैटेगरीज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फ़ी स्ट्रक्चर जो प्राइवेट कॉलेजेस की गवर्नमेंट सीट्स हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उनका डिफरेंट है, फ़ी स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाएगा। फिर आगे बताया गया कि जो MG से एंड हो रहे हैं वो गवर्नमेंट सीट्स की बात हो रही है, जो MP से एंड हो रहे हैं वो प्राइवेट सीट्स की बात हो रही है, जो MN से एंड हो रहे हैं वो NRI सीट्स की बात हो रही है, और MQ वाले जो हैं वो अदर सीट्स। हम इन सब की डेफिनेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीट के लिए एलिजिबल हो उसी के आपको शो होगा, उसी के आप फिल कर पाओगे। मॉक अलॉटमेंट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मॉक अलॉटमेंट कैसे होगा, जैसे कि हमने पहले भी बात की, यू आर फ्री टू चेंज, रीऑर्डर, डिलीट एंड ऐड चॉइसेस जब तक कि लास्ट डेट नहीं निकलती है। लास्ट डेट और टाइम के बाद आप नहीं कर पाओगे, राइट। आपको जो है वो, जैसे मैंने बताया था कि मॉक अलॉटमेंट में आपको कॉलेज वाइज, कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बता दी जाएगी, ताकि आपको एक इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे हमें रियलिस्टिकली चीज़ मिल सकती है। बट जैसे कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि दिस इज़ ओनली इंडिकेटिव, दिस इज़ नॉट एक्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अलॉटमेंट प्रोसेस। अलॉटमेंट प्रोसेस को लेके बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं। कर्नाटका ने बहुत अमेजिंगली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है काफ़ी डिटेल में। तो जो इंक्विजिटिव है, जो बहुत डेप्थ में समझना चाहता है, वो ये वाले पेजेस पढ़ ले, पेज नंबर 50 ऑनवर्ड्स, तो उसको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा जो ये ऑनलाइन काउंसलिंग्स होती हैं, ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। आम बंदे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो बहुत इंक्विजिटिव हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो लोग इसको देख सकते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि 2 राउंड्स होने वाले हैं, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। उसके बाद अगर कुछ सीटें बच गई तो मॉपअप राउंड होने वाला है, राइट। तो ये फर्स्ट जो अलॉटमेंट होने वाली है वो किस सीक्वेंस में होगा, कौन सी सीट्स पहले मिलेंगी, ये बैक एंड का प्रोसेस है, इसमें हमारे को इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पढ़ना चाहता है, बहुत इंटरेस्टेड है, तो वो पढ़ सकता है इन पेजेस को, राइट। जो इम्पोर्टेंट है वो है पेज नंबर 55 पे। 55 पे जो भी आपको सीट मिल रही है उसमें क्या आइट्रेशंस हुई, किस तरह से मिली, उस सब को आप ट्रैक कर सकते हो, वर्चुअल ट्रैकिंग
जो अलॉटमेंट का है वो अपने लॉगिन करके आप देख सकते हो। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। आपको बड़ा क्लियरली दिखेगा कि कौन सी सीट आपको मिली और ये सीट आपको क्यों मिली, कैसे मिली, राइट। एक बार जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो पोस्ट सीट अलॉटमेंट क्या प्रोसेस है, अब इस पे नज़र डाल लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 4 चॉइसेस हैं। जब आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो देर आर 4 चॉइसेस। पहली चॉइस ये है कि आप सेटिस्फाइड हो जो आपको सीट मिली। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ आप वहाँ पे जाएंगे, आप वो सीट एक्सेप्ट करेंगे और आप उनको बताएंगे कि यू शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर राउंड्स, राइट। आप अपनी फ़ीस पे कर देंगे ई चलान लेके, NEFT, RTGS या IMPS के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, राइट, जैसे कि आपको डायरेक्ट किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाके सबमिट करवा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एडमिशन ऑर्डर जो है वो डाउनलोड करेंगे और कॉलेज जा कर के रिपोर्ट करेंगे। कॉलेज रिपोर्ट करने के बाद आप फिर से अपनी ऑनलाइन लॉगिन करेंगे ऑप्शन एंट्री में और आप KEA जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उसको भी बता देंगे कि हमने कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। तो ये चीज़ अगेन नई है जो और कहीं पे नहीं होती, कि आपको काउंसलिंग अथॉरिटी को स्टूडेंट को भी इन्फॉर्म करना है कि हमने ज्वाइन कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेज नंबर 55 पे, राइट। एडमिशन ऑर्डर आपने ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। इसको हम प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी बोल देते हैं। कर्नाटका की काउंसलिंग में इसको एडमिशन ऑर्डर कहा जा रहा है, राइट। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो लास्ट वाला स्टेप नहीं करता, काउंसलिंग अथॉरिटी को भी नहीं इन्फॉर्म करता कि उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, तो भी उसकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, चाहे उसने फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई क्यों ना करवा ली हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बच्चे मिस कर सकते हैं, जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है और जो बाकी सभी काउंसलिंग से डिफरेंट है, राइट। अगेन फर्दर, एनी कैंडिडेट हु हैज़ पेड द फीस एंड ऑब्टेन्ड द एडमिशन ऑर्डर्स एंड फेल्स टू रिपोर्ट टू कॉलेज ऑन और बिफोर द लास्ट डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड, फॉर सच कैंडिडेट्स नो एक्सटेंशन विल बी गिवन and allotment shall be treated as cancelled and she has no claim on the allotment, और फर्दर राउंड के लिए भी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा और जो उन्होंने फीस पे कर रखी है ऑलरेडी वो फोरफिट कर दी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि अगर आपको सीट अलॉट होगी, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, लेकिन उसके बाद गिवन टाइम में, गिवन डेट तक, डेडलाइन तक आप कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट नहीं किए, तो भी आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, आपको फर्दर राउंड से भी बाहर कर दिया जाएगा और आपके पैसे भी फोरफिट हो जाएंगे। अगर आपने कॉलेज में रिपोर्ट भी कर दिया, फिजिकली वेरीफाई भी करवा दिया, लेकिन उसके बाद काउंसलिंग अथॉरिटी को, KEA को आके दोबारा से बताया नहीं कि हमने ज्वाइन कर लिया, तब भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। सो देर आर सो मैनी थिंग्स जो इम्पॉर्टेंट हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जो बच्चे ये वाली ऑप्शन ले लेते हैं कि वो सीट से सेटिस्फाइड हैं और उसको ज्वाइन कर लेते हैं, वो फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने अपग्रेडेशन की बात ही नहीं की है, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड चॉइस, चॉइस नंबर 2। चॉइस नंबर 2 क्या है कि जो सीट मिली है उससे सेटिस्फाइड हैं, लेकिन आगे राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मान लो जी 10th चॉइस मिल गई, हम खुश हैं 10th चॉइस से भी, लेकिन अगर इससे ऊपर कुछ मिलता है हम ट्राई करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों ने क्या करना है, ये यहाँ पे दे रखा है पेज 56 पे टॉप पे। ऐसे बच्चे जो हैं वो डाउनलोड करके चालान को, जो भी फीस है उसको पे करेंगे, जो अलॉटमेंट लेटर है उसको लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जाके डिपॉजिट करेंगे और फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी येस बता देंगे। अगर फर्दर राउंड्स में, सेकंड या थर्ड राउंड में, इनको ऑलरेडी अलॉटेड चॉइस थी उससे बेटर कोई चॉइस मिल जाती है, तो इनकी एग्जिस्टिंग सीट कैंसिल कर दी जाएगी और उनको नई सीट दे दी जाएगी। अदरवाइज इनकी जो एग्जिस्टिंग सीट जो इनको फर्स्ट राउंड में मिली थी वो कंटिन्यू की जाएगी, वो सीट सेफ रहेगी, राइट। सो इम्प्लीकेशन क्या है, एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड कीपिंग द सीट अलॉटेड ऑन होल्ड। हाउएवर, इफ अ सीट इन द हायर ऑप्शंस गेट अलॉटेड, then the candidate loses his old seat, right? There is no choice between the earlier allotted and the new allotted seat. तो ये important part है, ठीक है। फ्रेश ऑप्शंस तभी परमिट की जाएंगी अगर कोई नया कॉलेज आ जाता है फर्दर राउंड के लिए। अदरवाइज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑप्शंस थी, जितनी चॉइस मिली थी उसके ऊपर वाली चॉइसेस के साथ बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है,
और सिर्फ ऊपर वाली चॉइसेस को ही जो है वो मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है, ऐड नहीं कर सकता। ठीक है। अब आ गया थर्ड चॉइस, चॉइस नंबर 3, कि जो सीट मिली थी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, राइट। तो वो क्या करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। आप क्या कर सकते हो, आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑलरेडी एंटर्ड ऑप्शंस के साथ, एक्सेप्ट द अलॉटेड ऑप्शंस बाय सरेंडरिंग द अलॉटेड सीट एंड रीऑर्डरिंग द ऑलरेडी एंटर्ड ऑप्शन। तो आप क्या कर सकते हो, आपको एग्जिस्टिंग जो सीट मिली थी इसको सरेंडर करना पड़ेगा, और जो चॉइसेस ऑलरेडी डाल रखी हैं उन्हीं को रीअरेंज करके या डिलीट करके जो है उनको रीऑर्डर करके आप काउंसलिंग में आगे फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन आपको जो सीट मिली थी उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा और उसके जो नीचे वाली ऑप्शन है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया चॉइस नंबर 4, जो फोर्थ चॉइस है कि आपको इस सीट से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है और आपको किसी और काउंसलिंग में कोई और सीट मिल गई और आप छोड़ना चाहते हो, राइट। तो आप लोग जो है क्विट कर सकते हो, आपको फर्दर राउंड में अलॉटमेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। आपकी जो सीट मिली थी वो ऑलरेडी कैंसिल कर दी जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये चारों में से कोई भी चॉइस बच्चा नहीं लेता है, राइट, तो अगर उसको कोई भी सीट अलॉट हुई थी तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी विदाउट एनी फर्दर नोटिस, और किसी भी आगे फर्दर राउंड में उसको पार्टिसिपेट करने का चांस नहीं मिलेगा। ठीक है। सो पेज 56 एंड 55 पे जो है वो जो सीट अलॉटमेंट हो जाती है जिनको, उसके बाद क्या क्या होने वाला है इसके बारे में सारी डिटेल्स दे रखी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, बच्चे इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अलॉटमेंट के बाद बच्चों ने क्या करना है, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो सारे डिटेल में बता रखे हैं। सो जिनको चॉइस 1 करनी है उनके लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस यहाँ पे पेज नंबर 57 पे दे रखी हैं बच्चों। जो बच्चे चॉइस 2 लेते हैं उनका पेज नंबर 58 पे ये सारा का सारा बता रखा है। जो चॉइस 3 लेते हैं उनके बारे में भी यहीं पे डिटेल्स हैं, और चॉइस 4 वालों के साथ भी यहाँ पे डिटेल्स हैं। तो आपने कैसे कैसे, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर हमने ज्वाइन कैसे करना है, हमने क्विट कैसे करना है, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे पेज नंबर 57 और 58 पे मेंशन्ड है, आप लोग पढ़ सकते हो, राइट। अब फर्स्ट राउंड ख़त्म हो गया, सेकंड राउंड जिसकी अभी तक डेट नहीं दे रखी है, अब सेकंड राउंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सेकंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट की इसमें क्या होने वाला है, राइट। सो सेकंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है वो फर्स्ट राउंड के बाद इसकी डेट्स बताई जाएंगी। जितनी भी सीटें खाली बच जाएंगी उनको कैजुअल वैकेंसीज बोला जाएगा और वो ओपन कर दी जाएंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो चॉइस फिलिंग है वो कर्नाटका में डिफरेंट है, कि आप चॉइसेस ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अपनी नई चॉइसेस नहीं ऐड कर सकते, डिलीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो पेज नंबर 59 पे ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है, ये सारा का सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो, राइट। आपको दोबारा से ऑप्शन एंटर नहीं करने दी जाएंगी अनलेस एंड अनटिल कोई नया कॉलेज या नई कैटेगरी कोई काउंसलिंग अथॉरिटी ऐड कर देती है किसी कॉलेज में, राइट। जो भी आपको चॉइस मिली थी, जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया कि मान लो फर्स्ट राउंड में बच्चे को उसकी 30th चॉइस मिली थी, तो जो उसकी हायर ऑर्डर ऑप्शंस थी यानी कि 1 से 29, अब नेक्स्ट राउंड में सिर्फ उसी को अलॉटमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। 30th तो ऑलरेडी है बच्चे के पास, अब चॉइस 1 या चॉइस 2 अगर बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है, चॉइस 1 फिर तो बाहर ही हो गया। अगर चॉइस 2 करता है कि ये वाली सीट एक्सेप्ट कर देता है लेकिन आगे फर्दर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1 to 29 काउंट होंगे। 31 से लेके जो भी लास्ट उसने की होगी उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा, विल नॉट बी कंसिडर्ड, उनको कट कर दिया जाएगा। मॉडिफाई ऑल्टर डिलीट प्रायोरिटी ऑफ ऑप्शंस 1 to 29, सिर्फ 1 to 29 जो चॉइसेस होंगी उनमें से डिलीट की जा सकती हैं, उनको रीअरेंज किया जा सकता है ऊपर नीचे, राइट। अगर उनमें से कोई भी आगे अवेलेबल होगी तो कंप्यूटर आपको नेक्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 1 to 29 में से चॉइस अलॉट कर देगा। आपका 30th वाली ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाएगी और किसी और बच्चे को ऑफ़र कर दी जाएगी। और अगर बाय चांस आपको
नहीं मिलती, इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू गेट एनी ऑप्शन ऑफ 1 to 29, तो आपकी जो 30th वाली थी वो इंटैक्ट रहेगी। ये है अगर आपने चॉइस 2 ली थी, अगर आपकी चॉइस 2 थी, यानी कि आपने सीट एक्सेप्ट कर ली और अपग्रेडेशन के लिए आपने डाल दिया। अगर आपने चॉइस 3 किया होता तो आपकी 30th तो गई, लेकिन आप 1 to 29 में ही रीअरेंज कर सकते हैं, राइट। आगे आ जाते हैं पेज नंबर 60 पे। पेज नंबर 60 पे बताया गया कि हमेशा कंप्यूटर चॉइस नंबर 1 से शुरू होएगा, तो आपको जो बेस्ट पॉसिबल सीट होगी वो देने की कोशिश होगी। और जैसा कि बताया कि जो आपकी सीट फर्स्ट राउंड वाली थी वो ऑलरेडी किसी और बच्चे को अलॉट हो चुकी है, तो यू हैव नो चांस ऑफ गेटिंग इट बैक। तो कोई भी चांस नहीं है कि आपको वापस मिल जाए, और आपको सेकेंड राउंड में अगर फ्रेश अलॉटमेंट होती है तो आपको कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड राउंड वाली ही आपकी है। अगर आप सेकेंड राउंड वाली सीट नहीं लेते हो तो आपकी फिर एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगी, राइट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं पेज नंबर 61 पे। यहाँ पे बता रखा है कि कौन सी सीट्स अवेलेबल होंगी, कौन सी सीट्स जैसे जो खाली हो गई, जिन बच्चों ने जो है वो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी छोड़ दी, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नथिंग इम्पॉर्टेंट। सेकंड इम्पॉर्टेंट है कि कौन से बच्चे अलाउड हैं, जिन्होंने चॉइस 2 ली है, जिन्होंने चॉइस 3 ली है, या जो ऐसे बच्चे थे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई, उन्होंने चॉइसेस फिल की थी लेकिन उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो ये सारे बच्चे जो हैं वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, जिन्होंने चॉइस 1 ले ली थी वो एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने चॉइस 4 ले ली थी वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको सीट अलॉट हो गई थी लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड की, ना कॉलेज में गए, ना सरेंडर किया, वो बच्चे नहीं हैं एलिजिबल, राइट। अगर बच्चों ने चॉइस 1 या चॉइस 2 ली लेकिन आगे फ़ीस जमा करानी भूल गए, वो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। जिन्होंने चॉइस 1 ली और जो है वो फ़ीस भी जमा करा दी लेकिन कॉलेज फिज़िकली रिपोर्ट नहीं किए, वो भी एलिजिबल नहीं है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने कि आगे इन्फॉर्म नहीं किया, वो भी एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों पेज नंबर 62 पे, वो है सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस। तो ये मैं जो बात कर रहा था कि सीट अलॉटमेंट का जो है प्रोसेस क्या रहता है और पोस्ट सीट अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या चॉइसेस हैं। तो अगर किसी बच्चे को जो है वो सीट अलॉट हो जाती है, राइट, अगर बच्चे को कोई सीट अलॉट हो जाती है अलॉटमेंट के बाद, राइट, तो बच्चा नहीं ज्वाइन करता मान लो, तो उसके पास फिर आगे कोई चॉइस नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डिसिप्लिन में सीट मिली है तो उसको अपनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी और कॉलेज में रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो रिपोर्ट नहीं करता तो उसकी सीट कैंसिल हो जाती है। एडमिशन ऑर्डर डाउनलोड नहीं करता तब भी कैंसिल हो जाती है। अगर कॉलेज ज्वाइन कर लेता है और रिपोर्ट नहीं करता तब भी कैंसिल हो जाती है। अगर ये सारे स्टेप्स कर लेते हैं तो आपकी सीट इंटैक्ट है, राइट। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेज 62 पे। अगर कोई कैंडिडेट कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है सेकेंड राउंड के बाद, अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट होगी और आपने कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं किया, तो लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। बिकॉज एज़ पर लॉ अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिलती है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। कर्नाटका में भी ये रूल है। सो दोबारा पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट टू कॉलेज आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द सेकेंड राउंड, लीगल एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स, राइट। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में पहले ही फीस पे कर दी थी, नेक्स्ट उस पर चलते हैं, ग्रीन कलर में जो हाईलाइट हो रखा है पेज 62 पे, उनको दोबारा से चलान डाउनलोड करना है सीट अलॉटमेंट का। जो उन्होंने ऑलरेडी फ़ीस पे कर रखी थी वो ऑलरेडी मैंशनड होगा, पुरानी फ़ीस एडजस्ट हो जाएगी। फिर एडमिशन ऑर्डर डाउनलोड करना है, वैसे ही जो नया कॉलेज मिला था वहाँ पे जाके फ़िज़िकली रिपोर्ट करना है, और उसके बाद केई में लॉगिन करके उनको बता देना है कि हमने जो है वो फ़िज़िकली लॉगिन कर लिया था। अब दूसरे बच्चे जिन्होंने और पहले फ़ीस नहीं पे की थी, उनके लिए क्या प्रोसेस है, उनके लिए जो प्रोसेस स्टेप 1 में था वही सेम प्रोसेस उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या, अलॉटमेंट लेटर फ़ीस पे करनी है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करनी है, कॉलेज में फ़िज़िकली विज़िट करना है, कॉलेज में रिपोर्ट करना है, उसके बाद केई को बताना है कि हमने रिपोर्ट कर दिया। अभी फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड्स ख़त्म हो गए, अब हम आगे मॉप अप राउंड पे।
नेक्स्ट हम लोग कहाँ पर आए हैं, हम लोग आ गए हैं मॉप अप राउंड पे। तो मॉप अप राउंड में क्या होने वाला है, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई थी फर्स्ट या सेकंड राउंड में वो बच्चे तो एलिजिबल ही नहीं है, राइट। अगर किसी बच्चे को ऑल इंडिया कोटा में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, ईएसआईसी में, किसी में भी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू सेकंड राउंड में सीट मिली थी, वो भी बच्चे एलिजिबल नहीं है, वो भी बच्चे क्या है, एलिजिबल नहीं है। कोई ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई ऑप्शन ही नहीं भरी, कोई चॉइस ही नहीं फिल की, एक भी चॉइस नहीं फिल की, वो भी बच्चे एलिजिबल नहीं है, राइट। फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉलेज में ज्वाइन कर लिया था सीट मिलने के बाद फर्स्ट या सेकंड राउंड के बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग की, वो भी बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फिर जिन बच्चों को डेंटल की सीट मिली है सेकंड राउंड तक, वो बच्चे डेंटल में अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन डेंटल से अगर किसी को एमबीबीएस मिलती है तो उसके लिए वो लोग एलिजिबल हैं। सो जो डेंटल वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको डेंटल मिला है फर्स्ट या सेकंड राउंड तक, वो मॉप अप राउंड में एमबीबीएस की ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, राइट। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स अगर किसी ने स्पेसिफिकली मॉप अप राउंड के लिए ही रजिस्टर किया और वेरीफाई किया है, वो लोग एलिजिबल हैं। उन बच्चों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑन टाइम एज पर जो शेड्यूल केईए पे आएगा, राइट। और जब आपने मॉप अप राउंड जो है वो फिज़िकल काउंसलिंग राउंड है, जब उसमें जाना है तो आपको अपना एंट्री पास जो है उसको डाउनलोड करके लेके जाना पड़ेगा, और उसका जो वेन्यू है वो आगे बताया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो यहाँ पे मेंशन है इस टेबल पे, पेज नंबर 63 पे, राइट। और आपके साथ कोई एक पर्सन एकम्पनी कर सकता है, दोनों पेरेंट्स नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है पेरेंट हो सकता है, गार्डियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक बच्चे को एक ही ओनली वन पर्सन कैन कंपनी, और उसकी फ़ोटोग्राफ भी अपलोड होगी और उसकी फ़ोटोग्राफ और डिटेल्स एंट्री पास पे मेंशन होंगी, पेज नंबर 64 पे भी मेंशनड है। जो ऑफलाइन काम होगा वो कहाँ पर होगा, वो इस एड्रेस पे होगा, बेंगलोर में आपको फिज़िकली इन पर्सन जाना पड़ेगा जो भी डेट आएगी। और डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केईए के नाम का, पेएबल एट बैंगलोर, वो ड्राफ्ट होना चाहिए। आप मल्टीपल ड्राफ्ट्स लेके आ सकते हैं अगर आपने अलग अलग सीट्स के लिए ट्राई करना है, तो जिस कैटेगरी में आपको सीट मिल जाएगी आप उसका पे कर देंगे और बाकी के जो है आप वापस ले जाएंगे। ये सारी की सारी बात मॉप अप राउंड की हो रही है बच्चों, ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो कर्नाटका वाला है वो काफ़ी डिटेल्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, वीडियो भी लंबा बनेगा और बहुत सारी डिटेल्स मेरे को आपसे शेयर करनी पड़ेगी। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हो, आप दोबारा से वीडियो भी देख सकते हो, राइट। मॉप अप राउंड कई बार बहुत लंबा चल जाता है, कई बार रात के 3, 4, 5 भी बज जाते हैं, तो आपने मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहना है और अपना कुछ खाने पीने का साथ में कैरी कर लेना। काउंसलिंग तभी रुकेगी, ये कंटिन्यूस चलेगी तभी रुकेगी जब सारी की सारी सीट्स फिलअप हो जाएंगी। क्लियर है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बच्चों पेज नंबर 65 पे। यहाँ पे सेकंड राउंड के बाद एग्जिट क्लॉजेज हैं। अगर सेकंड राउंड के बाद किसी को सीट मिल जाती है तो ये लास्ट डेट गलत दे रखी है, 2018 की अपडेट कर रखी है, ये अपडेट करना भूल गई है, दोबारा फ्रेश शेड्यूल आएगा। जो भी लास्ट डेट होगी सरेंडर करने की, अगर उससे पहले करते हैं तो 5,000 + 5,000 10,000 डिडक्ट होगा। अगर उसके बाद करते हैं तो जितनी भी आपने फ़ीस पे कर रखी है वो भी चले जाएगी और 5,000 + 5,000 तो होगा ही होगा। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 67 पे आ जाओ। अगर किसी ने ज़्यादा फ़ीस पे कर दी, ज़्यादा फ़ीस कैसे हो सकता है, अगर मान लो किसी बच्चे को मैनेजमेंट सीट अलॉट हुई और नेक्स्ट राउंड में सेमी गवर्नमेंट सीट अलॉट होगी या गवर्नमेंट सीट अलॉट होगी, तो उसने एक्सेस अमाउंट पे कर रखा था, तो एक रिफ़ंड लिंक उस बच्चे के लॉगिन में आ जाएगा। वहाँ पे आपने बैंक डिटेल्स डालनी है, ये डिटेल्स हैं जो पूछी गई हैं। जो डिटेल्स आप लोग फिल इन करोगे उसी के हिसाब से आपको केईए से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। क्लियर है बच्चों। पेज नंबर 67 पे ये डिटेल्स मेंशन है। अब ये बताया गया है कि किसके पैसे रिफ़ंड होंगे और किसके पैसे फोरफिट कर दिए जाएंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको भी क्विकली। अगर सीट मिल जाती है फर्स्ट राउंड में, बच्चा रिपोर्ट कर देता है कॉलेज को और बाद में सरेंडर करना चाहता है, जो लास्ट डेट थी सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग की उससे पहले, तो 5,000 रुपीज़ सिर्फ डिडक्ट किए जाएंगे, बाकी के सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे।
जिस बच्चे को सीट अलॉट हो गई थी फर्स्ट या सेकंड राउंड में और कॉलेज में रिपोर्ट किया या नहीं किया और वो सरेंडर करता है सीट को सेकंड राउंड ख़त्म होने के बाद, तो उसके सारे के सारे पैसे डिडक्ट कर दिए जाएंगे, उसको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा सेकंड राउंड में सीट डिडक्ट करता है तो उसकी भी पूरी की पूरी जितनी भी फ़ीस पे कर रखी है, अगर सेकंड राउंड के बाद सीट अलॉट हो जाती है तो अगर छोड़ता है तो ऑल द मनी विल बी डिडक्टेड। और मॉपअप राउंड के बाद तो कोई सरेंडर या कैंसिलेशन अलाउड ही नहीं है। ठीक है। अगर कोई बच्चा ज्वाइन ही नहीं करता, फ़ीस पे कर देता है लेकिन कॉलेज ही नहीं पहुंचता, ज्वाइन नहीं करता, ऐसे बच्चों की भी फ़ीस पूरी की पूरी डिडक्ट कर दी जाएगी। राइट। अगर कोई बच्चा कॉलेज चले जाता है और उसके बाद जो है वो छोड़ देता है तो उसको सीट KEA को, जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, मॉपअप राउंड से पहले ही वापस करनी ज़रूरी है, बिकॉज एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स हमें सीट खाली नहीं छोड़नी है, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत स्पेंड करती है मेडिकल सीट्स के लिए। राइट। इसके बाद जो है वो सारे के सारे एनेक्स्चर्स दे रखे हैं। पेज 69 पे कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, जनरल एफिडेविट है जो 20 रुपीज़ के बॉन्ड पेपर पे बनाना है, ये हर बच्चे को देना पड़ेगा, टू बी डिपॉजिटेड आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स अलॉन्ग विद ओरिजिनल्स। तो जब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं तब देना है, आपको पैनिक नहीं करना कि आपको जो डेडलाइन है 10 नवंबर की सुबह 11 बजे की, उससे पहले पहले नहीं बनाना, या बाद में भी बना सकते हो, लेकिन इसको तैयार करके रख लेना। ये 20 रुपीज़ के बॉन्ड पेपर पे हर बच्चे ने बनाना है जिसको सीट अलॉट हो जाती है। राइट। ये फिर आगे कौन से रूरल एरियाज़ में आते हैं उसके बारे में है, रूरल का सर्टिफिकेट है, जो फॉर्मेट्स दे रखे हैं, राइट, अलग अलग तरह के, वो सभी मेंशन है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, मिनॉरिटी वाले फॉर्मेट्स है, यहाँ पे अलग अलग तरह के डोमिसाइल का एलिजिबिलिटी है, एग्जम्पशन की डिटेल्स हैं। राइट। फिर जो लास्ट पेज है, पेज नंबर 83, उसमें अगेन जो है वो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपको 1 ईयर रूरल सर्विस आपको देनी पड़ेगी, ये उसका स्टैम्प है, उसका फॉर्मेट है, 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आपको बनाना है। दिस इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 83। दिस इज़ एनेक्स्चर 9। और इसी के साथ जो है हमारा ई ब्रोशर और इसकी सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। कर्नाटका का ऐसा एक ब्रोशर था जिसको खुद मेरे को पढ़ने में बहुत टाइम लगा, बहुत एनर्जी भी लगी और बहुत सारी नई चीज़ें भी मिली। थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोसेस, थोड़ा सा यूनिक प्रोसेस है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कि आपकी सीट कैंसिल हो सकती है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। इस वीडियो का जो वो वाला पार्ट है अलॉटमेंट वाला, उसको बहुत ध्यान से देखना। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप हमारे से पूछ सकते हो। एंड आई होप एंड आई विश कि आपको सीट मिल जाए और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हों। जैसे कि हम सबको पता है कि कर्नाटका ऐसी स्टेट है जहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलेजेस ज़्यादा हैं, तो अगर किसी के मार्क्स थोड़े से कम भी होते हैं उसको भी सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बेटर होती है। तो जिन बच्चों के भी मार्क्स कम है, जिनको लग रहा है कि अपनी अपनी स्टेट में शायद सीट ना मिले, वो लोग कर्नाटका में ट्राई कर सकते हैं। राइट। एक वीडियो इसी के साथ में जो है वेरी सून आई विल बी शेयरिंग, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन की जो बेसिक डिटेल्स हैं उसको बता दूंगा, क्योंकि उस पर भी कुछ क्वेरीज आ रही हैं। ये वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इसको हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। गुड लक।